हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड के लिए विशेष सीरीज चल रही है, जिसका मैंने 12 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। 13वां पार्ट कल आएगा। जो आज वाला है वो डीप स्टडी करके मैंने जो मतलब डीप में पढ़ा रहा था चंद डायनेस्टी, उसका आज सेकेंड पार्ट है। ठीक है, चंद डायनेस्टी चंद डायनेस्टी का सेकंड पार्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद कल थर्ड पार्ट आएगा, इसमें आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चंदवंश दोबारा या दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को कुछ बताया था, उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को बता रखे हैं, आप लोगों को नोट करने चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छी से तरीके से समझने के लिए इसका पहला वाला पार्ट आप जरूर देखें। और तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए देखते हैं आज का जो सेकंड सीरीज है। ठीक है, सेकंड जो सीरीज है चंदवंश में, जो मैंने डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें वो पार्ट है। ठीक है, वीरचंद के बाद नरचंद, थोरचंद, त्रिलोकचंद, अमरचंद, धर्मचंद, अभयचंद और कर्मचंद राजा बनते हैं, जिनका इतिहास धूमिल है। ठीक है, यही कारण रहता है उत्तराखंड के इतिहास पे, तो धूमिल है। फिर भी यह कहा जाता है कि नरचंद संभवतः ये 1236 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। 1261 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, तो दोस्तों अलग अलग बुक्स अलग अलग कहते हैं। जो मैंने ये काफ़ी खोजबीन के बाद मैंने ये चीज़ें आप लोगों के सामने पेश कही हैं। जो मतलब अच्छी जो राइटर हैं, वो उनका जो इतिहास पढ़ा है हमने। 1261 ईस्वी में थोरचंद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जिसके पास, ठीक है, जिसे कुछ इतिहासकार तो थोरचंद को भी चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इतिहासकार जो हैं जो थोरचंद को मानते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो कुछ ठोस प्रूफ था नहीं, तो मतलब इससे पहले की मतलब मानते हैं कि जैसे अटकिंसन है, बद्रीनाथ पांडे हैं, ये सोमचंद को मानते हैं। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार इसको भी मानते हैं। तो देखें यहाँ पे तब तक तो बहुत शासक हो चुके थे जब तक ये यहाँ पहुँचा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज्ञान गरुड़चंद, ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद जो है, इसका जो टाइम पीरियड है ना 1365 से 1420 ईस्वी ये है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं कहीं इसका जो डेट है, एक डेट ये भी मिलेगी, आप लोग याद कर सकते हैं। ये डेट भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, ये डेट भी आप लोगों को मिलेगी, आप नोट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे मैं आज ये जो ज्ञान गरुड़चंद है, इसके बारे में तो मैंने वैसे आप लोगों को पहले वाली वीडियो में भी काफ़ी कुछ बता रखा है, और जो फैक्ट हैं उसके बारे में भी बहुत बता रखा है। जो मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। देखिए, सोमचंद के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक था, कौन था? ये ज्ञान गरुड़चंद था। गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार यह चंद्रवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने गरुड़ की उपाधि धारण की थी। करमचंद के एक वर्ष तक शासन करने के बाद वह मड़कोटी राजा के पास चला गया। उसकी जगह 1365 ईस्वी में ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा, जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। ज्ञान गरुड़चंद, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया। ठीक है, पहला ऐसा शासक था। ठीक है, ये चंद्रवंश का। वही सुल्तान ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, वहीं दी थी जब ये कुछ भेंट करने गया था उसके दरबार में। पहला चंद्रवंश शासक था। ठीक है, और तराई क्षेत्र का शासन सौंपा। ज्ञानचंद विष्णु भगवान का उपासक था, और इसका राज चिन्ह गरुड़ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि थोड़ा सा, जैसे कि ज्ञानचंद जो है विष्णु भगवान का उपासक था, और उसका जो राज चिन्ह था वो था गरुड़। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे फैक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ गया था? तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक है उसके दरबार में गया था। ठीक है, और वहीं उसने सुल्तान ये सुल्तान था, उन्होंने क्या करा, इसको ज्ञान गरुड़चंद की उपाधि दी थी। ठीक है, तो साक्षी क्या कहते हैं कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से, ये देखिए मैं ये इतना फैक्टर लिखा है मैंने यहाँ पे, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से पता चलता है कि ज्ञान जो गरुड़चंद है 1420 ईस्वी तक शासन करा था इसने। ठीक है, और एक्चुअली में इतना डेट मिलता भी है। ठीक है, कहीं कहीं 1419 मिलता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इसलिए मैंने इन लोगों जो ये शासक है ना, उनके जो जिसमें थोड़ा डाउट था, अलग अलग किताबों में अलग मिलता है, तो मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण मैंने ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा डिफाइन करा नहीं। ठीक है, जो फैक्ट है मैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे वो तो बताऊँगा ही, और बताता भी हूँ। तो हरिहर जो चंद है, हरिहर चंद, उसके बाद दानचंद,
ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद आत्मचंद, हरिचंद, विक्रमचंद, उसके बाद 1420 से 37 ईस्वी के मध्य इन सभी राजाओं ने राज किया। ठीक है, यहाँ पे से यहाँ तक। तो इनके काल में किसी विशेष घटना घटित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, केवल ताम्रपत्रों से नामों का पता चला। लेकिन बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र के अनुसार विक्रमचंद्र राजा बनता है। ठीक है, किसके अनुसार? जो बालेश्वर मंदिर जो ताम्रपत्र है उसके अनुसार विक्रमचंद्र राजा बनता है। विक्रमचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अब इसने निर्माण कराया था किसने? ये विक्रम चंद ने। ठीक है, विक्रमचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अब यहाँ पे आप लक्ष्मी चंद के बारे में भी, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उसने क्या करा था? जीर्णोद्धार किया था 1602 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट भारती चंद। ठीक है, भारती चंद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है चंद्रवंश का। ठीक है, जो भारती चंद है तो ये 1437 से 1477 ईस्वी, यानी 37 और 40 लगा लीजिए 77 साल ये रहा। ठीक है, तो देखिए 40 साल ही रहा 1477 तक। तो भारती चंद नेपाल के राजा जयमल, ठीक है, भारती चंद नेपाल के राजा जयमल यानी यक्षमल के समकालीन था, जो जयमल के। ठीक है, तो भारती चंद इस वंश का अत्यधिक लोकप्रिय शासक था। वह साहसी और स्वाभिमानी शासक था जिसने, ठीक है, जिसने, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, जिसने डोटी राजाओं की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये पहला ऐसा शासक था जिसने, जो डोट्याल कहते थे ना, डोट्याल, डोटी यानी नेपाल के लोग, नेपाल को पहले डोटी करके जाना जाता था, और उसी का जो ये क्षेत्र है पिथौरागढ़ से लगा हुआ जो तहसील है डिडियाट, उसको सिरा कहा जाता था। ठीक है, तो वहाँ की बात ही चल रही है। डोटी राजाओं की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और भारती चंद ने समाज के सभी जातियों को मिलाकर कटक यानी सेना को कटक कहते हैं दोस्तों, ये सेना का कटक, ये यहाँ पे आप लोगों को एक पर्यायवाची भी मिल गया। ठीक है, तो और मल्ल राजा की को पराजित करने के लिए 12 वर्षों तक नेपाल पर घेरा डाला था। ठीक है, मल्ल राजा को पराजित करने के लिए 12 वर्षों तक नेपाल पर डेरा डाला था। फलतः भारती चंद ने पहली बार डोटी राजाओं से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, यह विजय 1451 से 1452 ईस्वी में प्राप्त हुई। और इसके अलावा भारती चंद ने अपने राज्य का साम्राज्य विस्तार किया। अपने पुत्र रतनचंद की सहायता से सूर यानी सूर पिथौरागढ़ को कहते थे ना उस समय, पिथौरागढ़ सिरी डिडियाट वाला जो क्षेत्र होता था उसको सिरा कहते थे, और थल आदि पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये कहा था कि अपने पुत्र रतनचंद की सहायता से करा था इसने, पिथौरागढ़, डिडियाट और थल आदि पर अधिकार कर लिया। उस समय सर पर, उस समय यहाँ पे लिखा है कि उस समय देखिए सिरा पर पिथौरागढ़ में बर्मशाही वंश यानी बम का शासन था, जो मल्ल वंश की एक शाखा थी। भारती चंद ने पिथौरागढ़ से बर्मशाही वंश का शासन जड़ से समाप्त कर दिया था, उखाड़ फेंका था। ठीक है, और सिरा में बसेड़ समुदाय को सामंत के रूप में नियुक्ति किया। बसेड़ों ने सिरा में 13 वर्षों तक शासन किया था। बाद में मल शासक कल्याणमल ने सिरा पर पुनः कब्जा कर लिया था, जो मल शासक था। तो विशेष तथ्य इसके बारे में क्या कहते हैं कि देखिए, प्राचीन ये पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सूर था। ठीक है, जैसे कि आप सभी को बताया, डिडियाट पर प्राचीन नाम सिरा था। ठीक है, उसका जो मल्ल सिरा को पर्वत डोटी का देश कहकर पुकारते थे। ठीक है, जो मल्ल सिरा को जो है पर्वत डोटी देश कहकर पुकारते थे, और समस्त कुमाऊं को पर्वत डोटी कहते थे। जो पूरा कुमाऊं है उसको क्या कहते थे? पर्वत डोटी कहते थे। तो यहाँ पे देखिए सिरा मंडल के प्रशासक को राय या रेखा पुकारते थे। भारती चंद के समय सिरा में बलि नारायण संसार मल्ल का शासन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं दोस्तों। ठीक है, वो एकदम फैक्ट के साथ जो पूछता है। साक्ष्य उपयुक्त लेख का उल्लेख सिरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र साके और सूर के बमू के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो रहा है, एक बार तो देखिए, तो दोस्तों उसके बाद आता है रतनचंद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूंगा, जो नेक्स्ट वाला होगा, जो या इसी का जो, ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी एक सीरीज़ आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव वाली थी, जो 12 पार्ट में करा चुका हूँ, तो उसमें मैंने इससे संबंधित सारे जो
फैक्ट थे वो बहुत सारा, बहुत अच्छी डीप तरीके से मैंने वहाँ पे फैक्ट बता रखे हैं, आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो रत्नचंद की यहाँ पे बात आती है तो 1477 से आता है 1488। ठीक है, ये 10-11 साल। ठीक है, तो यहाँ पे रतनचंद के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो रतनचंद भारती चंद का पुत्र था। ठीक है, सही हो गया, भारती चंद का पुत्र था, जिसने डोटी विजय में पिता भारती चंद की सहायता की थी। सही है, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो देखिए लोहाघाट साक्षी का मतलब लोहाघाट बहु रीति के ताम्रपत्र में रतनचंद के नाम का उल्लेख मिलता है, और इसमें यह लिखा है कि सूर, सिरा, थल जुमला, बजंग आदि विजय में अपने पिता की सहायता की थी इसने। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो देखिए नेक्स्ट को जो नेक्स्ट शासक है वो कौन है? कीर्तिचंद। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कीर्तिचंद। तो इसने अजयपाल को बड़ी बुरी तरीके से हराया था कीर्तिचंद ने। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कीर्तिचंद की अगर बात करें तो ये था तुम्हारा ये रतनचंद के बाद 1488 ईस्वी में कीर्तिचंद गद्दी पर बैठा। रतनचंद के विरुद्ध होने के कारण राजकुमार की हैसियत से राज्य का सारा कार्य संभाला था। ठीक है, और कीर्तिचंद कुमाऊं का ऐसा पहला शासक था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण करा था। ठीक है, गढ़वाल पर ये कुमाऊं का ऐसा पहला शासक था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला शासक था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण करा था। ठीक है, अजयपाल को बुरी तरीके से हराया था, वो 37वां राजा था पंवार वंश का। ठीक है, तो इसके समकालीन कौन था? पंवार वंश में अजयपाल। ठीक है, चंद वंश के शासनकाल में नेपाल के राजा ने चंपावत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चंद के शासनकाल में नेपाल के राजा ने चंपावत पर आक्रमण किया था। वह तो एक सन्यासी बाबा नागनाथ ने कीर्तिचंद को जीत का उपाय बताकर युद्ध जीतने में कीर्तिचंद की मदद की थी। ठीक है, देखिए समझ रहे हो ना, युद्ध जीतने के पश्चात कीर्तिचंद बाबा नागनाथ के भक्त बन गए थे, और बाबा नागनाथ की मृत्यु के बाद कीर्तिचंद ने चंपावत में स्थित राजगंगा किले के पास, ठीक है, बाबा नागनाथ की समाधि बनवाई, वहीं पर नागनाथ मंदिर की स्थापना करी थी। देखिए इतिहास इसका। ठीक है, तो इसने क्या करा था कीर्तिचंद ने, मतलब जो ये नागनाथ है इसने मतलब जीत का उपाय बताकर युद्ध जीतने में कीर्तिचंद की मदद करी थी। उसने इसके पश्चात क्या करा था, ये नागनाथ का भक्त बन गया कीर्तिचंद। ठीक है, जब भक्त बना उसके बाद क्या करता है, बाबा की ये जो उसकी मृत्यु होती है जब नागनाथ की, तो इसने चंपावत में स्थित जो राजगंगा किला है, राजगंगा किला कौन बनाता है? ये सोमचंद बनाता है। ठीक है, जो इसका संस्थापक है। ठीक है, वो बनाता है, तो उसी के आसपास, ठीक है, उसके पास में किले के पास में जो है नागनाथ की समाधि बनवाई थी, और बाद में क्या करता है वो बनवाई, वहीं पर नागनाथ मंदिर की स्थापना करता है। ठीक है, तो नागनाथ मंदिर किसने बनाया था बताइए नागनाथ मंदिर? तो ये बनाया था तुम्हारे, तो बताइए कीर्तिचंद ने। ठीक है, क्योंकि नागनाथ जो है उस बंदे ने उसकी हेल्प करी थी। ठीक है, उसको जीतने में वो करी थी, एक सन्यासी बाबा था। ठीक है, तो ये तो देखिए उसके बाद प्रताप चंद आता है, प्रतापचंद, फिर ताराचंद, फिर मानिक चंद, कल्याण चंद। दोस्तों जिसका ठोस प्रूफ है वही चीज़ें, और जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, पूर्णचंद है, भीष्मचंद है, आपको पता होगा 60-61 राजा होते हैं चंद वंश में। ठीक है, जैसे पंवार वंश में भी 60 राजा होते हैं, वैसे ही यहाँ लास्ट जो अंतिम शासक होता है चंद वंश का वो होता है महेंद्र चंद। उसके बारे में आप लोगों को कल बहुत अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर डिटेल वाइज बताऊँगा। ठीक है, तो 1506 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच यह सभी एक के बाद एक राजा बने। सही है, और इनका भी नाम के अलावा अन्य कार्य और राज्य विस्तार का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें एक विशेष घटना घटी। प्रथम बार भीष्मचंद के द्वारा चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की गई। ठीक है, किसके द्वारा? भीष्मचंद के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। मतलब ठीक है, जो कि बालू कल्याण चंद, मतलब ये तो घोषणा करता है, इस टाइप का भी मिलता है बहुत जगह। तो मतलब ये यहाँ पे प्रथम बार भीष्मचंद के द्वारा चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की गई थी, और भीष्मचंद ने सूर्यवंश के विद्रोही सेनानायक खास खां को संरक्षण प्रदान किया था। भीष्मचंद ने सूर्यवंश के जो विद्रोही सेनानायक थे खास खां को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, खास खां को किसने संरक्षण प्रदान किया था? भीष्मचंद ने। ठीक है,
तो देखिए नेक्स्ट, उसके बाद बालू कल्याण चंद। तो देखिए बालू कल्याण चंद के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी इसके बारे में आप जो फैक्ट था मैंने आप लोगों को बताया था, बालू कल्याण चंद, ठीक है। तो उसके बाद बालू कल्याण चंद के बाद तो आता है तुम्हारा रुद्रचंद, फिर उसके दो पुत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लंबा इतिहास है इसका। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल वो तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे जितना बताना है, ठीक है। बालू कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया पुत्र था, ठीक है। बालू कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र था। कल्याण चंद चंपावत के समस्त कर्मचारियों को अल्मोड़ा ले आया था, ठीक है। कल्याण चंद जो है चंपावत से समस्त कर्मचारियों को अल्मोड़ा ले आया और पूर्ण रूप से बालू कल्याण चंद ने आलमनगर अल्मोड़ा को राजधानी बनाई थी। देखिए ये यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए पूर्ण रूप से बालू कल्याण चंद ने आलमनगर यानी अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। अल्मोड़ा के लिए जो आलमनगर शब्द का प्रयोग करा इसी ने करा था, और यही पूर्ण रूप से बालू कल्याण चंद ही राजधानी बनाता है यहाँ पे। तो आलमनगर अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है, ठीक है। आलमनगर जो है अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है। कल्याण चंद का विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ होता है, ठीक है। डोटी आप लोगों को बताया कौन थे, ठीक है। तो उसकी जो मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ होता है इसका विवाह। और विवाह के बाद रेखा का राजा, ठीक है, रेखा का राजा ने अपनी बहन को दान स्वरूप सौर प्रांत दिया था। जो राजा था हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सूर प्रांत दिया था, यानी सूर प्रांत ये पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र था, ठीक है। लेकिन कल्याण चंद सीर प्रांत को भी चाहते थे। सीर प्रांत जो डिडियाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे एक किला भी है, ठीक है। आप उसको कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, ठीक है। इससे मणिकोट राज्य, गंगोली व दानपुर को भी चंद राज्य में मिला लिया और साम्राज्य का विस्तार किया। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया। इसी ने, ठीक है, इसी ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती व्यवस्था लागू की थी। किसने करी थी? ये क्या कहते हैं, कल्याण चंद ने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आप लोगों को मिलेगा। कल्याण चंद ने लाल मंडी किला बनाया था और इसी ने अपने शासनकाल में स्थानीय स्वशासन और पंचायती जो व्यवस्था थी वो लागू करी थी, चंदू ने करी थी, ठीक है। चंदू ने जो ये पंचायती व्यवस्था थी, प्रधान अर्धान वाले जो ये थे सब ये चंदू ने बनाए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या मिलता है कि देखिए कल्पानी गाड़ ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से मिला था, ये साक्ष्य है, इससे भी बहुत कुछ मिला इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये 45वां जो शासक है रुद्रचंद, उसके बारे में देखिए, ठीक है। एक्चुअली में ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रुकिए एक मिनट, ये 44-45वीं। तो रुद्रचंद आप शासक गिन लीजिए दोस्तों, मैंने वैसे में बनाया था, ठीक है। तो रुद्रचंद के बाद आप देखिए इनके जो दो पुत्र होते हैं क्या कौन कौन होते हैं, एक शक्ति गुसाई होता है, दूसरा लक्ष्मी चंद होता है, ठीक है। लक्ष्मी चंद का भी काफ़ी लंबा इतिहास है, तो जितना फैक्ट होगा मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर भी बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी काफ़ी फैक्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था 1565 से 97 ये डेट है इसकी। तो कहीं कहीं बुकों में इसकी जो डेट मिलती है 3 साल थोड़ा आगे मिलता है, तो यहाँ पे कितना मिलता है 1568 मिलता है, 1568 से 97, ठीक है, कहीं कहीं बुकों में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है और बुकों के अनुसार यहाँ पे लिखा है। तो बालू कल्याण चंद के पश्चात रुद्रचंद गद्दी पर बैठता है, ठीक है। रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। रुद्रचंद मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था, ठीक है। और ये अकबर के अनुसार रुद्रचंद 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी इसकी, 1588 में मिला था ये, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है बाद में। किसका बेटा था? हुमायूं का, ठीक है। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, बहुत सारे शासक होते हैं मुगल वंश में भी, ठीक है। तो अभी और भी कुछ इसके जो जहाँ पे इफेक्ट होगा जो समकालीन होगा वो चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो रुद्र प्रारंभ में एक स्वतंत्र शासक था, ठीक है। प्रारंभ में एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन जब अकबर उत्तर में हिमालय के राज्यों पर विजय अभियान पर निकला तो 1587 ईस्वी में रुद्रचंद ने अकबर की बड़ी सेना को देखकर अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की विशाल और कुशल सेना देखकर उसे ज्ञात हुआ कि एक अच्छी सेना ऐसे कोई भी जंग जीती जा सकती है और लंबे समय तक
शासन स्थापित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप रुद्रचंद्र ने मिलिट्री कैंप की स्थापना की। तो दोस्तों इसका मतलब ना कुछ किताब कुछ और चीज़ कहते हैं, कुछ राइटर कुछ और कहते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है उत्तराखंड का इतिहास, और जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जहाँ पे वो चीज़ें तो खैर पूछा नहीं जाता, जो फैक्ट होता है हर किताबों में मिलता है वही चीज़ें एग्जामिनर भी पूछता है, ठीक है, वही चीज़ें ये आयोग पूछता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ अलग आप लोगों को, अलग राइटरों की अगर आप किताब पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे तो कुछ अलग मिलेगा। अगर आप नेट में सर्च करोगे थोड़ा वहाँ पे चेंज और मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो रुद्रचंद ने सिरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण करा था, ठीक है। रुद्रचंद का प्रमुख सेनापति पुरुषोत्तम पंत था, जो ग्वालदम के युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। तो देखिए पुरुषोत्तम, ये सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से, तो किसका सेनापति पुरुषोत्तम था, तो ये रुद्रचंद का था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुद्रचंद का जो सेनापति है ये पुरुषोत्तम है। आप याद करने की कोशिश करें या इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ठीक है। सिरगढ़ का किला जीता और अपने पिता की इच्छा पूरी की। तो सिरा विजय के बाद अस्कूर, दारमा, जोहार रुद्रचंद के अधीन हो गए। सिरा से रुद्रचंद की भूमि संबंधी दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सिरा से। और उसके समय में हुसैन खान ने तराई पर कब्जा कर लिया था, और रुद्रचंद ने, ठीक है, रुद्रचंद ने हुसैन खान को पराजित करके तराई पर आधुनिक शहर रुद्रपुर की स्थापना करी थी। रुद्रचंद ने हुसैन खान को पराजित करा और तराई पर आधुनिक जो शहर है रुद्रपुर की स्थापना की, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, तो रुद्रपुर एक नगर निगम है, ठीक है। और ये कब बना, मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, और एक नगर निगम वाली जो वीडियो है उसमें भी आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बता रखा है। 3 जो नगर निगम है एक ही डेट पे बनते हैं, आप वो डेट बताइए, ठीक है। तो देखिए उधम सिंह नगर का एक वह है ये, ठीक है, तहसील है। तो दोस्तों देखिए और वहीं पर पास में अटरिया मंदिर, ठीक है, और वहीं पे पास में अटरिया मंदिर का निर्माण करा, यानी रुद्रपुर में ही, ठीक है। अटरिया जो एक हाईवे है ना उसके आसपास ही है ये, ठीक है। और जीतने की खुशी में अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणी, ये हिरणों की खाले भेंट की। अकबर भी अकबर भी उसकी भेंट से खुश होकर रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया, और जिस कारण रुद्रचंद को जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया गया। इसको भी जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया गया था रुद्रचंद को। खैर ये फैक्ट आप लोग याद तो कर सकते हैं, वैसे कर क्या सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, शाहजहाँ ने जो बाज बहादुर चंद है ना बाद में, तो बाज बहादुर जो चंद है इसका अभी हम कह इसको इसका पुत्र है समझ लो आप, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद जो आता है बाद में, उसका जो काल होता है 1638 से 78 तक, तो उसको शाहजहाँ क्या करता है, उसको क्या कौन सी उपाधि देता है शाहजहाँ, उसको देता है जमींदार और बहादुर की उपाधि, ठीक है। तो जिस कारण रुद्रचंद को जमींदार कहना प्रारंभ कर देता है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे रुद्रचंद के बारे में है, ठीक है। तो देखिए रुद्रचंद के जो कार्य एवं सुधार थे वो आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ मैं। टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो फैक्ट है मैं आप लोगों को मैं कह तो रहा हूँ, जो वीडियो मैंने बना रखा है आपको दूसरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना ज़्यादा जो फैक्ट है मैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, ठीक है। उसने राज्य व्यवस्था में अनेक सुधार किए। अल्मोड़ा में मल्ला महल बनाया था, ठीक है, और 1565 ही मिलता है वैसे इसका, जो ये मल्ला महल बनाया था इसने। तो रुद्रचंद ने थल के रामगंगा तट पर 1590 ईस्वी में शिव मंदिर की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो धर्म निर्णय नामक पुस्तक संकलन करवाया था। धर्म नामक जो पुस्तक थी वो उसको संकलन कराया, और इसमें ब्राह्मणों के गोत्र उनके पारंपरिक, ठीक है, जो पारस्परिक संबंधों का अंकन किया गया था इसमें, ठीक है। और इसने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनवाई थी, और चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबीड़िए तथा तिथानी व उनके नीचे वाले हलिये और पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग स्थापित किए थे। रुद्रचंद ने समाज को, ठीक है, रुद्रचंद ने समाज को विभिन्न वर्गों को निम्न पदों पर विभाजित किया था। गुरु, पुरोहित, वैद्य, ये पौराणिक, सईस, राजकोली, पहरी, बाजदार, बजनिया, टमटा आदि। इसके अलावा ये ओलई पढ़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले
ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया था इसने, ठीक है। सतर्क करते थे जब ओले ओले पढ़ते थे, तो ओले पढ़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया। इसके अलावा राज के खर्चे पर युवाओं को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करा था उसने, बनारस और कश्मीर भेजा था, ठीक है। चंद के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे, ठीक है। चंदू के समय को जो भूमि के जो मालिक होते थे उसको क्या कहते थे, थातवान कहते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लक्ष्मीचंद। तो अब वीडियो भी काफ़ी लंबी बनी है दोस्तों, देखिए फिर भी अब देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, समझना भी पड़ेगा ही। तो रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। सिरासी प्रांत चंदू की वंशावली में लक्ष्मी जो सिरासी जो प्राप्त हुए हैं ना वंशावली में, उसमें जो लेख मिले थे उसमें लक्ष्मण चंद इसका नाम मिलता है। मोनाकर ताम्रपत्र से लक्ष्मण चंद था। मानोदय काव्य में लक्ष्मण कहा गया है इसको, जो मानोदय काव्य है तो उसमें लक्ष्मण कहा गया। तो मानोदय काव्य किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कमेंट के जरिए बताइए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताई भी हैं आप लोगों को। और इसके अलावा लखली बिराली के उपनाम से भी जाना जाता है, इसको श्याणबुंगा भी कहा जाता था, ठीक है। और इसके भाई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई जो है ये शक्ति गोसाई था, जो जन्म से ही अंधा था, जन्म अंधा था, ठीक है। जिस कारण प्रशासन की राजव्यवस्था लक्ष्मीचंद संभालता था और इसने भी साम्राज्य में विस्तार किया। लक्ष्मीचंद के सेनापति का नाम गेंडा था, क्या था, गेंडा इसके सेनापति का नाम था। और रुद्रचंद के सेनापति का नाम क्या था, पुरुषोत्तम पंत था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसने सबसे पहले 100 का समुदाय के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए, साथ ही नए सिरे व दारमा घाटी की व्यवस्था की थी, किसने, लक्ष्मीचंद ने, ठीक है। जो ये सिरा से पिथौरागढ़ से मिले थे उसमें लक्ष्मीचंद, ये लक्ष्मण चंद और क्या मिलता है, इसका नाम लक्ष्मण मिलता है, ठीक है, लक्ष्मण इस टाइप से नाम मिलता है इसका। तो देखिए ये इसके जो कार्य हैं, लक्ष्मीचंद एक बड़ा निर्माता था। लक्ष्मीचंद के कार्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि चंद वंश के साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए सर्वाधिक कार्य लक्ष्मीचंद ने करा है, ठीक है। कृषि कार्य देखिए, चंदू की राजधानी अल्मोड़ा में भूमि मध्यस्थ कार्यालय की स्थापना करी थी इसने, ठीक है। चंदू की जो नई राजधानी अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा में भूमि बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। भूमि पर अनेक प्रकार के कर लगाए थे, जैसे इसमें जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये दो हैं, जूलिया और शिरती, ठीक है, जूलिया और शिरती। उसके बाद बैकर, रस्ता, कूच, बात, नेगी, साऊ, रतगली, कनक, बखरिया, सीगदार, नेगी आदि ये कर लगाए थे, ठीक है। पर्यावरण की ओर ध्यान देते हुए बड़े बड़े बगीचे लगवाए थे इसने। और आप ये बताइए कमेंट में, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में वो अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है कि रेशम का उत्पादन कौन करता है और कहाँ करता है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो रेशम का जो कर्मचारी होते हैं उनको क्या कहा जाता था, ये पहले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नरसिंहवाड़ी, पांडाखोला, कबीना और लक्ष्मीश्वर, ठीक है, ये चीज़ें इसने बनाई थी। और अपने नाम पे लक्ष्मीश्वर जो मंदिर बनवाता है ये, ठीक है, लक्ष्मीश्वर महादेव का मंदिर भी बनाता है अपने नाम पे। तो इसने जो कर लगाए थे आप लोगों को पता है, ठीक है। सिरतान जो था, ये देखिए यहाँ पे, ये शिरतान जिसको बाद में शिरतान कहते थे, जूलिया और शिरती था। शिरती को भी बाद में उसकी शिरतान, शिरती से उसकी उत्पत्ति शिरतान से होती है, ठीक है, शिरती से शिरतान बनता है वो शिरतान। न्याय व्यवस्था क्या थी, लक्ष्मण ने न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया और न्याय के लिए अलग अलग कचहरियाँ बनवाई थी, जैसे मैंने क्या आप लोगों को बताया भी था, न्योवाली कचहरी थी जनता के लिए, ठीक है। और जो दूसरी थी विस्टावली या विस्टाली जो थी, ये सैनिक मामलों के लिए थी। प्रशासन व्यवस्था देखिए, राज्य के कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा था। सरदार जो परगने का शासक होता था, फौजदार यह सेना का अधिकारी होता था, और नेगी होते थे राज्य के छोटे कर्मचारी, उनको क्या कहते थे, नेगी कहते थे, नेगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उसको नेगी कहते थे। राज्य के जो छोटे से कर्मचारी होते थे ना चंद्रवंश में, जो लक्ष्मीचंद का शासन चल रहा था, तो उनको नेगी कहा जाता था। नागरिक प्रशासन इन्हीं तीनों के हाथों में होता था, जो नागरिक प्रशासन है इन्हीं तीनों के हाथों में होता था। धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, लक्ष्मीचंद धार्मिक विचार का व्यक्ति था, ठीक है। धर्म एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए यंत्र तंत्र मंदिर बनवाए। पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, जो पुराने जो मंदिर हैं टूटे फूटे, ठीक है। और साथ ही क्योंकि ये धार्मिक टाइप का भी था ना, इसने भी काफ़ी मंदिर बनवाए थे लक्ष्मीचंद ने, ठीक है। तो साथ ही लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का 1602 में क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो विक्रम चंद्र ने कराया था उससे पहले, ठीक है। तो
उसी का इसने क्या करा था बाद में 1602 में जीर्णोद्धार कराया था बागेश्वर मंदिर का 1602 में। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, सब्सक्राइब नाउ डीप स्टडी विद दीपक। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दें हमें, अपना फीडबैक। ठीक है, और भी बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।